नमस्कार। मेरे लेखक मेरे सवाल कार्यक्रम में आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ हैं हिंदी के जाने-माने लेखक, इतिहासकार प्रोफ़ेसर सुधीर चंद्र। सुधीर चंद्र जी को सब लोग जानते हैं, उनके पाठक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं हमारे देश में। देश में ही क्यों, मैं कहूँगा कि बड़ी संख्या में हैं, देश के बाहर भी उनको पढ़ने वाले लोग हैं। कई संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से आपका जुड़ाव रहा है और आप उन लोगों में से हैं जो केवल लिखते ही नहीं हैं बल्कि विद्यार्थियों, जनता और नौजवानों के साथ मिलकर बातचीत कर और उनके साथ जिसे कहना चाहिए कि आइडिया शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं और एक जिसे ज्ञान के प्रसार के लिए जो-जो भी संभव उपाय हो सकते हैं, उन सब में आपकी दिलचस्पी रही है। और जो जिन किताबों की वजह से हम हिंदी के पाठक आपको पसंद करते हैं, आपको जानते हैं, उन किताबों के बारे में मैं जल्दी से बताऊँ आपको। हिंदुत्व हिंदुस्तान 2003 में किताब आई थी, गांधी के देश में 2010 में और 2011 में आई थी गांधी एक असंभव संभावना। गांधी पर लिखी ये दोनों किताबें हिंदी में बहुत लोकप्रिय हुई और अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी के और साहित्य के और साधारण पाठकों के बीच में गांधी को लोकप्रिय बनाना, ये शायद कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये मैं कह सकता हूँ कि गांधी में नए सिरे से दिलचस्पी जगाने का काम जिन किताबों ने किया, उन किताबों में इन दोनों किताबों जिनका नाम मैं फिर से दोहराता हूँ, गांधी एक असंभव संभावना और गांधी के देश में। इन दोनों किताबों का नाम हमेशा लिया जाएगा। इन किताबों को लोगों ने खूब चाव से पढ़ा है, पाठकों ने खूब पसंद किया है। इनके अलावा रुक्माबाई पर आपकी एक किताब आई थी, भूपेन खक्कर पर एक किताब आई थी और एक संस्मरणों की किताब भी आई, बुरा वक्त अच्छे लोग। आपने अंग्रेजी में भी कई सारी किताबें लिखी है, जिनमें कई सारी किताबें हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना, मुझे लगता है कि मैं समय नहीं उसमें जाया करूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रोफ़ेसर सुधीर चंद्र। और जो जैसा कि मैं इस कार्यक्रम के पहले शुरू होने से पहले आपसे निवेदन कर रहा था कि हम इस कार्यक्रम में पाठकों के, श्रोताओं के सवालों को लेते हैं और उन ऐसे सवालों को जो उन सवालों के माध्यम से हम न केवल उन पाठकों की बल्कि हम दूसरे सामान्य हम सब लोग भी जिनकी दिलचस्पी होती है इस कार्यक्रम में या जिनकी दिलचस्पी होती है लेखकों से जुड़ने, मिलने, बात करने में, उन सबको इन सवालों के जवाब सुनना अच्छा लगता है। तो जो पहला सवाल आज हमें मिला है वो है सीमा रानी द्विवेदी जी का और उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया है जो कि किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में सबसे पहले किया जाना चाहिए। आपका साहित्य के प्रति रुझान कब शुरू हुआ? मैं यहाँ निवेदन कर दूँ कि साहित्य की बजाय हम इसको लेखन के रूप में हम लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि केवल साहित्य ही नहीं, तमाम लेखन में के प्रति आपका रुझान कब शुरू हुआ और आपने लेखन करना कब से शुरू किया? इस पर यहाँ से हम बात शुरू करें। पल्लव मेरी बारी है। जी। हाँ भाई, ये सीमा रानी ने जो सवाल उठाया है उस पर मुझे जो तुम्हारी टिप्पणी है वो भी बहुत समीचीन लगी कि साहित्य को अलग से न लेके लेखन की बात की जाए तो शायद बेहतर होगा। तो देखो, पहले ही एकदम गहरे में कूद सकते हैं लेकिन मैं उससे थोड़ा बचूंगा। एक बड़ी समस्या विचारकों के सामने रही है कि साहित्य है क्या, और उस पर तरह तरह से लोगों ने मनन किया है, विमर्श किया है, और जिसको अमूमन साहित्य माना जाता है, और हम क्रिएटिव लिटरेचर या अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिव लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग और डिस्कर्सिव राइटिंग, ये दो विभाजन कर दिए जाते हैं। मैं उन लोगों में हूं
जो कि इस विभाजन को सिद्धांततः नहीं मानते हैं। तो अच्छा हुआ पल्लव तुमने ये कह दिया कि लेखन की बात की जाए, लेकिन सीमा जी की बात महत्वपूर्ण फिर भी बनी रहती है। तो अच्छा, और लगे हाथ ये भी कह दूं कि भले ही मैं इतिहासकार हूं, मेरी जो महत्वाकांक्षा है, जो मैं जानता हूं कभी पूरी नहीं होगी, वो ये है कि मैं इतिहास की कोई ऐसी पुस्तक लिखूं जो कि लोगों को साहित्य का आनंद दे। मतलब ये कि साहित्य और इतिहास में जो विभाजन रेखा है, उस विभाजन रेखा को मैं सही नहीं मानता और उसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। जहां तक मेरा अपना सवाल है, वो भाई इस तरह बात की जा सकती है कि पीयूष दहिया हमारे एक बड़े होनहार, और होनहार क्या, प्रतिष्ठित भी कवि, विचारक, आलोचक और संपादक हैं। मैं पीयूष दहिया को एक संपादक के रूप में बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, और जिन लोगों ने मुझे मार मार के हिंदी में लिखवाया है, उनमें पीयूष दहिया का भी एक नाम है। तो पीयूष दहिया ने एक बार मुझसे कहा कि सुधीर जी, आपका कविता से संबंध कब से है, इसकी बात करिए और एक लेख दीजिए। तो मैंने कहा कि पीयूष, दुर्भाग्य से मैं लेख अगर लिखूंगा तो ये लिखूंगा कि कविता से संबंध विच्छेद कैसे हुआ। ये कहना मैं ये चाहता हूं कि भैया, बिल्कुल सांस लेते होश आते ही कविता शुरू हो गई हमारे यहाँ। और मैं हमारे यहाँ की बात जब कर रहा हूं तो अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, अपने वक्त की बात कर रहा हूं। वहां कोई बात हो तो तुरंत कोई कविता हो जाती थी। और तो और दिशाशूली अगर है, भाई आज सुनने वालों को बहुतों को ये नहीं मालूम होगा कि दिशाशूल क्या होता है। पहले मान्यता ये थी कि किस दिशा में जा रहे हो, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो उससे निश्चित होता था कि किस दिन यात्रा नहीं कर सकते। तो जिस दिन यात्रा नहीं कर सकते वो दिशाशूल हो जाता था, और चारों दिशाओं के ये शूल होते थे। और पूरे दिशाशूल के जो नियम थे वो काव्यबद्ध थे। अब मैं दुर्भाग्यशाली आदमी भूल गया, केवल मुझे उसकी एक पंक्ति याद है, और वो है बुद्ध बिछो। बुद्ध बिछो मतलब ये कि बुद्ध के दिन किसी भी दिशा में जाओ तो बस बिछो होगा, या तो लौट के नहीं आओगे, या जिनको छोड़ के जा रहे हो उनसे संबंध समाप्त हो जाएगा, या कोई दूसरे नियम हो जीवन के। हर बात के लिए एक कविता हुआ करती थी। फिर हमारा संगीत, बचपन से संगीत में रुचि हो गई। अब भैया संगीत अगर सुनोगे तो ऐसी ऐसी अद्भुत बंदिशें हैं, वो भी साहित्य का ही अंग है। तो मैं सीमा जी से ये कहना चाहूंगा कि मैं उन भाग्यशालियों में हूं कि जब मैं पैदा हुआ तो साहित्य घुट्टी में मिलता था, तो मुझे भी साहित्य घुट्टी में मिला। और तो और भैया ये भी था पल्लव कि रीतिकालीन जैसे कठिन कवि, वो भी कंठस्थ थे और काफी समझ में आते थे। लेकिन वक्त की मार, अब वो इतिहास ही मेरे लिए जो है वो साहित्य है। लेकिन मेरा बचपन बचपन से ही, होश संभालने से पहले ही साहित्य से संबंध है। और सीमा जी का आभार
कि बचपन की याद दिला दी उन्होंने मुझे। आवाज नहीं आ रही। जो इतिहास की किताबें हैं आपकी, वो किताबें भी कविता ही हैं। मैं तो उनको कविता की तरह से ही उसी आनंद से पढ़ता हूँ। मैं ही क्यों, दूसरे पाठक भी आपके पाठकों का, अगर आपके पाठक उनको कविता मान के पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा, एक मुझसे गलती ये हो गई कि सीमा जी का नाम मैंने गलत पढ़ दिया। सीमा राय द्विवेदी उनका नाम है। मैंने जल्दबाजी में, घबराहट में, या पता नहीं किस आपाधापी में मैंने उनको सीमा रानी बना दिया। तो सीमा जी से माफी चाहता हूँ। उन्होंने टोक भी दिया कि आपने नाम गलत पढ़ा है, तो मैं माफी चाहता हूँ। अगला सवाल चैताली सिन्हा जी का है, और चैताली जी ने एक बड़ा रोचक सवाल पूछा है, और जरूरी सवाल भी है उनका ये। हम सब लोगों की इसमें दिलचस्पी होती है इस सवाल में। वो पूछ रही हैं कि मेरा प्रश्न है कि साहित्य एवं इतिहास में तथ्यात्मक अशुद्धियों को रेखांकित करने हेतु किन महत्वपूर्ण पुस्तकों की सहायता सर्वाधिक उपयोगी हो सकती है? भाई नाम फिर से बताना पल्ला। चैताली सिन्हा, डॉक्टर चैताली सिन्हा। चैताली जी, ये बुनियादी सवाल है और बहुत ही मुश्किल सवाल है। इस सवाल का अगर मैं ईमानदारी से उत्तर देने बैठूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए कि तथ्यात्मक अशुद्धियां ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब अगर हम इतिहास की गहराई में जाएं तो जिनको हम तथ्यात्मक अशुद्धियां कहते हैं उनका निर्धारण बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि जो असल इतिहास होता है किसी भी समाज का, किसी भी संस्कृति का, वो मामूली तथ्यों से नहीं बनता। मिसाल के तौर पर बाबर ने हिंदुस्तान पर कब हमला किया, ये आप आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। अकबर गद्दी पर कब बैठा, आप बड़ी आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। गांधी 1869 में पैदा हुए, 70 और 71 में नहीं पैदा हुए, ये भी सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो ये बनते हैं कि मुगल साम्राज्य जब भारत में स्थापित हुआ तो उसका योगदान हमारे इतिहास में क्या है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें और उसमें मुगल कालीन भारत को देखें तो हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य में उसका क्या स्थान होगा। या गांधी 69 में, कोई मान लीजिए कल पता लग जाए कि जनपत्री जो बनी थी वो गलत बन गई थी गांधी की, वो दरअसल 2 अक्टूबर 69 को नहीं पैदा हुए थे, 30 नवंबर 68 को पैदा हुए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा वो ये होगा कि गांधी का हमारे देश के इतिहास में और मानवता के इतिहास में क्या योगदान है। और जब ये बुनियादी सवाल उठेंगे तो इन बुनियादी सवालों के जो उत्तर बनेंगे जी। वो तथ्यों पर तो आधारित होंगे,
लेकिन तथ्यों से कहीं ज्यादा आपकी जो जीवन दृष्टि है, आपका जो इतिहास बोध है, और आप अपनी संस्कृति के किन मूल्यों को या मानवता के किन मूल्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं, इनसे निर्धारित हो। तो ये बहुत ही कठिन प्रश्न उठा है, और मैं उसका जवाब ये दूंगा, जब असल की बात हो, तथ्यात्मक आकृतियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये बुनियादी मुद्दे बन जाते हैं। और मैं ये निवेदन करूंगा कि तथ्यों से हट के हम थोड़ा इन पर भी गौर करें, या जैसे आज की ही बात है, क्या भैया वो कौन से दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी? अब 6 दिसंबर अब यही देख 6 दिसंबर हाँ, कि मैं अपने ही वक्त के इतने महत्वपूर्ण तिथि को भूल गया। अब कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो 6 दिसंबर को हुआ या 8 दिसंबर को हुआ। मैं भूल से भी अगर कह भी जाऊं 7 दिसंबर को हुआ, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। न ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि वहां मंदिर था या नहीं मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी या मंदिर नहीं तोड़ा गया, इससे भी अंतर नहीं पड़ेगा कि मंदिर से पहले वहां कोई बौद्ध विहार था और बौद्ध विहार तोड़ के मंदिर बना और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, जैसा कि कुछ इतिहास कहते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, मान लो ये तथ्य स्थापित हो जाए, और मुझे लगता है कि स्थापित हो सकता है, मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया और मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई, ये मेरे लिए गौण हो जाता है इतिहासकार की दृष्टि से। इतिहास में बड़ा सवाल पैदा ये होगा कि मान लिया मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया, उसकी जगह मस्जिद बनाई गई, तो प्रश्न ये उठता है कि उसके बाद कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति जो अपने को सभ्य और संस्कृत कहती है, उसका फर्ज क्या बनता है? इतिहास में हुए अन्यायों का परिमार्जन आप किस तरह करेंगे? एक ऐतिहासिक अन्याय का परिमार्जन क्या आप आज दूसरे अन्याय से करेंगे? और ये बात केवल एक मंदिर और एक मस्जिद की नहीं होगी, न जाने कितने सवाल इस तरह के उठेंगे। इतिहास तो अन्यायों से भरा हुआ है, और जिनके साथ अन्याय हुए हैं उनमें से बहुत ऐसे हैं, लिंग की बात करें तो समस्त स्त्री जाति कह सकती है कि उनके साथ जो अन्याय हुए आज भी उनका अंत नहीं हुआ। आप जातियों की बात करें तो अब तो शूद्र कहना असंवैधानिक हो गया है। तो जो दलित हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ आज अन्याय नहीं हो रहा, पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, कम और ज्यादा की बात है। प्रश्न ये है कि उन अन्यायों का परिमार्जन क्या आज जो बचे हैं उनसे प्रतिशोध लेके होगा, क्या कोई और रास्ता निकाला जाएगा? तो मैं इस सवाल को महत्वपूर्ण मानते हुए भी गुजारिश ये करूंगा कि एक दूसरा इतिहास बोध हमारे मन में आना चाहिए, और उस इतिहास बोध के आने के बाद इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वहीन है,
क्या अर्थपूर्ण है और क्या अर्थहीन है, उसकी हमारी समझ बिल्कुल बदल जाएगी। जी, बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर तरीके से सारी इस बात को हमारे सामने रख दिया है। लेकिन एक शिकायती लहजे में एक सवाल और हमारे सामने आ गया है, और वो सवाल है आशीष सिंह का। आशीष जी एक तरह से आरोप तो क्या कहूँ मैं, लेकिन वो शिकायत के लहजे में पूछ रहे हैं, आप लोग इतिहास पर राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स को इतिहास मान लेते हैं, लेकिन ताजमहल को तेजो महालय मानने वाली पीएन ओक की किताब को इतिहास नहीं मानते। यह भेद क्यों? भाई, वो शिकायत है, दोषारोपण है, जो भी है, मुझे मंजूर। उसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जी, और दोहरा रहा हूं अपने आप, मेरे लिए ये महत्व का है ही नहीं। पीएनओ सही है या पीएनओ गलत है, उससे ताजमहल पर तो कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। वो हमारी विरासत ही रहेगा, और उस विरासत को हम सबको मानना होगा। मान लीजिए ये सिद्ध हो जाता है कि वो शाहजहां ने नहीं बनवाया, तो हमें क्या अंतर उससे पड़ता है? आज ये सिद्ध करने की जरूरत थोड़ी है कि किसने बनवाया, किसने तुड़वाया। ये हमारी साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, हम सब उसको साथ लेके चलें। मैं तो कह ये रहा हूं कि एक बार आप अपनी इतिहास दृष्टि बदल लें तो ये प्रश्न ही आपके लिए बेमाने हो जाएंगे। और मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि ओक गलत कह रही है, लेकिन ये बहस किस काम की है? तो वो चाहे ताजमहल हो और चाहे हमारे बगल में कुतुब मीनार हो, वो कहीं, हाँ, अब कल मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाता है कि हल्दी घाटी, तब मैं जरूर ये कहूंगा कि भाई अब जरा मुश्किल हो जाता है कि जो विजेता है आप उसी को कहें कि असल में जो हुआ, आप तो हमें वही गलत बता रहे हैं। तो अब हल्दी घाटी को आज की लड़ाइयों से न जोड़ें। और देखो पल्लव, हमारे अपने ही वक्त में, मैं इतिहासकार हूं इसलिए मेरी तिथियां कमजोर हैं। अब वो 2 महीने पहले हुआ या 3 महीने पहले हुआ, विवाद अभी भी चल रहा है। इतना झगड़ा हो गया और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई और एक भी चौकी नहीं गई। तो भैया झगड़ा काय बात का हो रहा था? न चौकी गई न जमीन का की 1 इंच गई, तो झगड़ा क्या हो रहा था? तो कुछ ऐसे भी मसले होंगे जहां तथ्य महत्वपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन ये उन तथ्यों में होगा जिसका तुम और मैं आज फैसला नहीं कर पाएंगे। आशीष जी भी जी, इसका फैसला नहीं कर पाएंगे। वो ये संभव है कि हम में से कुछ लोग जो ये मान लेते हैं कि देश का प्रधानमंत्री तो झूठ नहीं बोल सकता, तो उसकी बात ही सही होगी, तो उनके लिए तो ये सच हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे लोग जो जानते हैं कि इतिहास में बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर केवल तब संभव होते हैं जबकि सीक्रेट फाइल्स इतिहासकारों को उपलब्ध हो जाए। आज तो हमें मालूम ही नहीं कि हमारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में फाइल्स में क्या लिखा जा रहा है या क्या नहीं लिखा जा रहा है।
तो मैं तो बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि अपने प्रश्नों की अर्थवत्ता पर गौर करिए और उन प्रश्नों की अर्थवत्ता पर गौर करते वक्त अपने जो बुनियादी मूल्य हैं उनके ऊपर भी थोड़ा विवेकपूर्ण चिंतन करिए। जी, मैं फिर से कहूंगा कि बहुत अच्छे ढंग से इस बात को हमको सबको समझाया या इसका उत्तर दिया आपने। और मैं भी अपने मन की एक बात कह देता हूँ, मौका मिला। मन की बात ये कि मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, महाराणा प्रताप का जहाँ से गहरा संबंध है। और मैं इसका उत्तर ये देता हूँ अपने अतिवादी मित्रों को, चाहे वो किसी भी अतिवाद का पक्ष लें। मैं ये कहता हूँ कि अगर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए, मान लेते हैं, हमें नहीं पता वास्तव में क्या हुआ, तो क्या महाराणा प्रताप के प्रति मेरे मन में सम्मान कम हो जाएगा? हमारे हीरो वो फिर भी रहेंगे। और अकबर अगर जीत भी गया तो भी मेवाड़ का नागरिक होने के नाते मेरे मन में उनके दूसरे कामों के प्रति सारे सम्मान के बावजूद ये शिकायत तो हमेशा रहेगी कि उन्होंने मेवाड़ पर हमला किया, उनकी सेना ने मेवाड़ पर हमला किया। तो इसको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट के ढंग से चीजों को देख समझ नहीं सकते। हमको और भी संदर्भों में चीजों को देखना समझना पड़ता है। एक और सवाल इसी मिजाज का एम दत्ता साहब ने पूछ लिया है, और वो ये पूछ रहे हैं, एम दत्ता साहब, गलत इतिहास को लिखने वाले लेखक कौन थे, वामपंथी या दक्षिणपंथी? दत्ता साहब, देखिए कैसा संयोग है कि मेरे गुरु, श्रद्धेय गुरु, अभी थोड़े ही दिन पहले 30 नवंबर को उनका देहांत हुआ। वो भी दत्ता ही हैं। तो ये एम दत्ता हैं, वो वीएन दत्ता थे। दत्ता साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो दत्ता साहब को याद करते हुए दत्ता साहब को मैं जवाब ये दूंगा कि ऐसा नहीं है कि वामपंथियों ने सब सही लिखा और दक्षिणपंथियों ने सब गलत लिखा। जो असल सवाल है वो ये है कि लिखते समय उन सब के ही अपने कुछ पूर्वाग्रह थे, जैसे कि हम सबके होते हैं। तो इतिहासकार का जो दायित्व होता है वो होता है कि वो अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत जितना रह सके उतना सचेत रहे। और पूरी तरह से सचेत तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें जिनको कि हम गलत मान लेते हैं वो इन पूर्वाग्रहों के कारण इतिहास लेखन में आ जाती। और एक लगे हाथ किस्सा पल्लव सुना जी दूं। और जरूर। दत्ता साहब चूंकि वामपंथियों को लाए हैं और संभव है कि वामपंथियों के प्रति उनकी थोड़ी नाराजगी हो, उस नाराजगी के कुछ कारण भी बनते हैं। सालों तक वामपंथियों ने इतिहास लेखन अपने कब्जे में रखा है। तो अब पल्लव, तुमको तो नूरुल हसन की याद होगी, नाम सुना लेकिन है सर, देखने का हाँ अवसर जी, तो नहीं मिला, मैंने तो नाम केवल उसका। याद किया। अरे तुम इतने छोटे रहे होगे। तो नूरुल हसन अलीगढ़ इलाहाबाद के प्रोडक्ट थे, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हुए। जी जी। फिर उसके बाद वो इंदिरा गांधी के नजदीक आ गए, वामपंथी थे, और इंदिरा गांधी के एजुकेशन मिनिस्टर हुए। उस समय एजुकेशन मिनिस्टर होता था, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर नहीं होता था। तो 2.5 साल मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। और भले ही इस
तथ्य का इस उत्तर से, प्रश्न से कोई संबंध न हो, फिर भी पल्लव मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं उन उंगलियों पर गिने जाने वाले लोगों में हूं इस देश में जिनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया से भी संबंध रहा है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी संबंध रहा। तो मैं तो तीनों जगह रहा हूं, तीनों जगह का मुझे अनुभव है, ये भी मैं बता दूं। तो खैर, नूरुल हसन का किस्सा हमारे कॉलीग इक़्तिदार आलम, प्रोफेसर इक़्तिदार आलम सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि सुधीर यार, मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने अकबरनामा में पढ़ा, अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर ने जजिया हटाया अपने शासनकाल के शुरू में, और फिर उसने दोबारा लगा दिया जजिया, और कुछ दिन जजिया लगा रहा अकबर के राज्यकाल में, और फिर उसने हटाया। लोग ये तो याद रखते हैं कि अकबर ने जजिया हटाया, ये नहीं याद रखते कि फिर से लगाया, भले ही बाद में हटा दिया हो। तो इक़्तिदार बताते हैं कि उनको लगा कि अरे भाई, मैंने तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी, और वो बड़े उत्साह से नूरुल हसन के पास गए और कहा कि डॉक्टर साहब, ये मैंने देखा है। तो उनका बैठो मियाँ, और बिठाया और बोले, साहबजादे कुछ तो सोचो, तुम समझते हो हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या ठीक रहेगा इसको उजागर करना? चुप नहीं रह सकते क्या तुम? तो जो दत्ता साहब सवाल उठा रहे हैं, ये उस श्रेणी में आता है जहां जानबूझ के झूठ, अब तुम कह सकते हो कि बोल नहीं रहे झूठ, बस सच को दबा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, सच को दबा रहे हैं। लेकिन इक़्तिदार आलम ने लिखा पर्चा और वो छपा पर्चा। जो असल बात है, इतिहासकार को जो बात सोचनी चाहिए वो ये है कि तुम हो क्या। तुम अगर आज सच को दबा दोगे तो वो कितने दिन तक सच दबा रहेगा? और सच दबा के क्या तुम सच की खिदमत कर रहे हो? जितने दिन सच दबा रहेगा उतना ही उससे नुकसान होगा। जितनी जल्दी सच सामने आए उतना ही सबका कल्याण होता है। तो ऐसे भी इतिहासकार होते हैं जो जानबूझ के कुछ तथ्य दबा देते हैं, कुछ तथ्य उजागर करते हैं। लेकिन जो ईमानदार इतिहासकार होते हैं, चाहे वो दक्षिणपंथी हों और चाहे वामपंथी हों, और दत्ता साहब को लगे हाथ में ये भी बताना चाहता हूं कि भाई, गोविंद चंद पांडे जी तो दक्षिणपंथी थे। तो दक्षिणपंथी होने के कारण क्या गोविंद चंद पांडे जी की विद्वत्ता और उनके इतिहास लेखन पर कोई सवाल उठा सकता है? तो क्यों हम बार बार इन खेमों को उठा के ये सवाल पूछते हैं कि किसने किया? यार, सबने किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। दुर्भाग्य है कि दक्षिणपंथी इतिहासकार प्रायः कमजोर साबित हुए। उनकी विद्वत्ता 19 रही है वामपंथी इतिहासकारों के मुकाबले में। लेकिन जब कोई गोविंद चंद जी जैसा कोई आया है तो वो छा गया है। सो मेरी तो भैया गुजारिश ये होगी दत्ता साहब से और बाकी सुनने वालों से कि आप तो ये देखें
अगर देख सकते हैं कि इसकी नीयत में तो कोई खोट आपको नहीं लग रही है, अब अनजाने में या पूर्वाग्रहों के कारण कुछ हो रहा है, तब उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम पढ़ने वालों के भी अपने पूर्वाग्रह होते हैं, लिखने वालों के भी होते हैं। इसीलिए जो मैंने बात इतिहासकार के लिए कही कि उसे सचेत होना चाहिए अपने पूर्वाग्रहों के प्रति, यही पाठक का भी फर्ज बनता है। और पल्लव, इस प्रश्न को खत्म करने से, इसका उत्तर खत्म करने से पहले मैं तुम्हें बताऊं कि एक बहुत बड़े अंग्रेज इतिहासकार हुए, मेरे सुपरवाइजर दत्ता साहब। अब कैसी किस्मत की बात है कि मैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स अंडर जॉर्ज थर्ड किताब याद है और इतने बड़े इतिहासकार का नाम फिलहाल मैं भूल रहा हूं। तो वो आजकल तो नेट का जमाना है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स अंडर जॉर्ज थर्ड देखते ही इस इतिहासकार का नाम याद आ जाएगा। तो वो इतिहासकार अपनी कोई किताब लिखने से पहले अपनी साइको एनालिसिस पहले करवाता था। तो समझ लो भाई कि ऐसे भी इतिहासकार हैं जो इतने जागरूक हैं, इतने सतर्क हैं और इतने चिंतित हैं कि अनजाने में भी उनसे कोई गलती ना हो जाए कि वो अपनी साइको एनालिसिस करवाने लगते हैं किताब लिखने से पहले। अद्भुत बात है, बिल्कुल अद्भुत बात है। एक रोचक सवाल और आया है। रोचक क्या कहूँ, जरूरी सवाल वो ये कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है और गांधी में आपकी दिलचस्पी क्यों हुई, जिसके चलते आपने गांधी पर इतनी किताबें लिखी। श्रुति कानून गो का सवाल। भाई श्रुति जी, हमारे यहाँ कुछ होता है कि थोड़ा लिखो और बोलने वाले बहुत कह देते हैं। तो मैंने तो गांधी पर कुछ नहीं लिखा है, जिसको हमारे मित्र पुरुषोत्तम अग्रवाल किताबिया कहते हैं। तो मैंने गांधी पे एक किताबिया लिखी है। ये, अरे जयंती, मतलब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप बोले। ठीक। हाँ। एकदम एकदम। तो तो ये जो पुरुषोत्तम जिसको किताबिया कहते हैं, मैं मानता हूं कि मैंने गांधी पर केवल वो किताबिया लिखी है। गांधी एक असंभव संभावना, जो कुल जमा 170-75 पृष्ठों की है। लेकिन उस किताब को लिख के जो अनुभव हुआ वो अद्भुत अनुभव है। और ये किताब 170-72 पेज की मैंने 11 साल में लिखी है। 2001 में राजकमल ने मेरे जीवन में पहली बार अग्रिम राशि दी थी 10,000 रुपए की इस पुस्तक को लिखने के लिए। और अशोक महेश्वरी जी, राजकमल के मालिक, साल 2 साल में एक बार पूछ लेते थे कि सुधीर जी काम चल रहा है। कभी उन्होंने, तो 11 साल पल्लव मैं बैठा रहा, सोचता रहा, गांधी के साथ रहा। और ये किताब जब मैंने लिखी तो मैं देश में भी नहीं था, मैं फ्रांस में था। और जब लिखी तो 2 महीने में लिख दी। और इस किताब में इस सवाल का जवाब मैंने खुद ही सवाल उठाया है, खुद ही जवाब दिया है। और अगर इसका मैं जवाब देने लगूं तो मैं सच पूछूं, मैं रोने लगूंगा। और वो मैं करना नहीं चाहता। मैं 7 साल का था
जब मैंने अपनी याद में गांधी का नाम सुना, याद में, और वो उनके हत्या का दिन था। इस सब का जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है। मैं उसको दोहरा ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए वो संभव नहीं होता है। लेकिन चूंकि सवाल महत्वपूर्ण है, तो उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि गांधी के साथ मेरा संबंध तो बचपन में ही हो गया, लेकिन वो संबंध तरह तरह का हुआ। जब मैं कॉलेज में पहुंचा, बीए, उस समय मुझे गांधी से वितृष्णा हो गई। मुझे लगा कि ये दकियानूसी आदमी, हमारे वक्त के लिए इसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। जब मैंने रिसर्च शुरू की, तो फिर से थोड़ा थोड़ा मैं गांधी को गंभीरता से पढ़ने लगा। तो प्रारंभिक जो मेरा संबंध था, जो हत्या वाले दिन जो मेरा रूप उभर के आया गांधी के प्रति, और जो विवेचना हुई गांधी के प्रति, उसमें ज्ञान नहीं था। ये नहीं कि मैंने कुछ पढ़ लिया था तो मैं गांधी का भक्त हो गया और रोने लगा उनकी हत्या की सुन के। और जब वितृष्णा हुई तो मैंने गांधी को पढ़ा और मैंने पाया कि ये हमारे लिए अप्रासंगिक हैं। दोनों ही अनइन्फॉर्म्ड थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि इस आदमी के पास तो इतना कुछ है हमें देने के लिए, और इस आदमी ने तो इतना हमको दिया। और जब मैं हम कह रहा हूं तो मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा, मैं मानव की बात कर रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति तो सदियों में होते हैं। पल्लव, गांधी की बात चलेगी तो मैं अगले घंटे भर गांधी पर ही बोलना चाहूंगा, जो कि न ठीक होगा न संभव है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अब गांधी मेरे जीवन का अंग हो गए। मैं जबकि गांधी पर नहीं लिख रहा हूं कुछ, तो भी बीच बीच में गांधी को पढ़ता रहता हूं। और गांधी को जब पढ़ता हूं तो वो कोई एक नई चीज कहते नजर आते हैं। और मैं लगे हाथ, ये जरूरी है, गांधी की बात चली तो मैं कहूं कि सोचने की चीज ये है कि देश जब आजाद होता है तो 78 साल का ये बुढ़ा आदमी राजधानी में उत्सव क्यों नहीं मनाता? नुआखाली के लिए क्यों रवाना हो जाता है, जहां हिंदू मारे गए थे उनको बचाने के लिए? और नुआखाली पाकिस्तान में है। ठीक है, वो नुआखाली नहीं जा पाए, कलकत्ता में ही रुक गए। तो ये क्या था इस आदमी में कि उसे अपनी चिंता ही नहीं थी? वो हमारे लिए जीता था। आज ही मैं पढ़ रहा था पंडित विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के अद्भुत संस्मरण तद्भव में आ रहे हैं। तो आज ही उनका एक संस्मरण में पढ़ रहा था, छठी किस्त है। वो कहती हैं कि फैज अहमद फैज पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे जब गांधी की हत्या हुई, और वो दिल्ली आए और फैज ने कहा कि ऐसा तो आदमी हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा
कि इस आदमी ने तो अपने विरोधियों के लिए अपने को मरवा लिया। मुसलमान तो गांधी को अपना विरोधी मानते थे। बिल्कुल अंत में जाके उनको लगा कि अगर कोई उनका खैर ख्वाह है हिंदुस्तान में तो गांधी है। और आज भी हम गांधी को कोसते हैं मुसलमान परस्त होने के लिए। लेकिन गांधी तो ये कहते थे कि मेरे लिए तो ये दोनों एक ही पेड़ की दो डालियां हैं, मैं किस डाली को छोड़ूं किसको पकड़ूं। तो मेरे लिए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा कुछ है नहीं। तो फैज अहमद फैज का ये कहना कि अकेला आदमी, वाहिद आदमी जिसने विरोधियों के लिए अपने को मरवा लिया, तो पल्लव ये तो ऐसा अद्भुत व्यक्ति है। मैं खत्म कर ये इस उत्तर को पूरा करने से पहले कुछ चीजें याद दिलाना चाहूँ। अरे गांधी क्या भाई, गांधी कहते थे, हजार चीजें गिना सकता हूं, फिलहाल सिर्फ 2-3 कहूंगा। वो कहते थे, ये जो मैंने ऐतिहासिक अन्याय की बात की, उसका परिमार्जन क्या दूसरे अन्याय से करोगे? ये भी गांधी बोल रहे हैं। गांधी कहते थे कि न्याय चाहने वालों को दूसरों के साथ न्याय करना होगा। गांधी कहते थे धर्म को धर्म की मार्फत ही बचाया जा सकता है। गांधी कहते थे हिंदू को सिर्फ हिंदू मार सकता है और कोई नहीं। और हम देख रहे हैं कि आज हिंदू अपने को मार रहा है। तो गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि एक बार अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ के ईमानदारी से, खुले दिमाग से, खुले दिल से कोई गांधी को पढ़ने लगे तो लगेगा कि भाई ईसा मसीह हुए, गौतम बुद्ध हुए और गांधी हुए। जी, एक सवाल थोड़ा सा अलग तरह का आया है। गांधी पर एक सवाल और है, लेकिन मैं उसको बाद में लूंगा। भाई फिर एक अलग आवाज तरह नहीं आ रही। अब आइए आपको आवाज मेरी। अब आ रही है, हाँ। हाँ। एक गांधी पर एक सवाल और आया है, वो ये आया है नीरज का सवाल कि फ्रांस में आप रहे, जिसका भी आपने जिक्र किया, वहां गांधी को किस तरह लोग देखते हैं, सरकार और जनता दोनों ही। बल्कि मैं इसमें जोड़ दूं कि फ्रांस ही क्यों, हम ये आपसे पूछें कि दुनिया में गांधी को किस तरह देखा जाता है, उन देशों में खास तौर पर जहां जिनका गांधी से सीधे सीधे कोई संबंध नहीं रहा। भाई आज चाहे वो फ्रांस हो, तो अच्छा हुआ तुम कह रहे हो कि फ्रांस ही क्यों। सरकारों की बात करना तो बेकार है। जी। सरकारों को तो जब जो उपयुक्त और उपयोगी लगता है उपयोगी। वो वैसा बोल देते हैं। और गांधी के बारे में उन्हें बोलने की जरूरत भी अगर पड़ेगी आज किसी भी सरकार को, तो वो अच्छा ही बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो गांधी के खिलाफ बोलने वाली सरकार तो आसानी से मिलने नहीं जा रही, पाकिस्तान में भी नहीं मिलेगी। मैं ये बात उनकी ओर इशारा करके कह रहा हूं। तो गांधी और हमारी सरकार भी गांधी को बुरा नहीं कहेगी, ये भी मैं जानबूझ के कह रहा हूं। अंदर ही अंदर कुछ भी गांधी के बारे में सोचें, ऊपर से अभी गांधी के खिलाफ बोलना किसी को मुफीद नहीं लगता। अब लोगों की बात, मैं समझता हूं
कि हिंदुस्तान अकेला देश है, जितने विश्व को मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत तो घूमने का मौका मिला ही है, और घूमने के अलावा पढ़ने का भी मौका मिलता रहा है। मेरा मानना ये है कि संसार में गांधी के इतने आलोचक और इतने कटु आलोचक कहीं नहीं है जितने कि गांधी के अपने देश में, और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये आलोचक सोच समझ के गांधी को पढ़ते हुए उनकी आलोचना करते तो शिकायत न होती, लेकिन ये कुछ उसी अंदाज में गांधी के खिलाफ है जिस अंदाज में मैं बीए में गांधी से विरक्त हो गया था। और संसार के तमाम सोचने समझने वाले लोगों को, सारे संसार की बात मैं कर रहा हूं, उन सोचने समझने वाले लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है कि आज संसार को रास्ता अगर कोई आदमी दिखा सकता है तो वो गांधी है। और उसके दो विशेष कारण, एक कारण है कि संसार में जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है, बहुत ही तेजी से संसार में हिंसा इतनी व्यापक शायद ही कभी रही हो जितनी कि आज। तो ये जो बढ़ती हुई हिंसा है, उस कारण गांधी को बहुत याद करने वाले लोग हैं। और दूसरा, जो प्राकृतिक आपदाएं, और एक आपदा के बीच तो हम रह ही रहे हैं, तो जो प्राकृतिक आपदाएं अब हमारे ऊपर आनी शुरू हुई हैं, उनकी समझ में, उनको समझने के लिए गांधी से बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जिनको हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं वो प्राकृतिक आपदाएं हैं ही नहीं, वो तो मानवकृत आपदाएं हैं। हमारी जो जीवन शैली है, जिस तरह से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उसमें ये निहित है, उसमें ये अनिवार्य है कि इस तरह के संकट आते ही रहेंगे और बढ़ते बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारा तो ये है कि कोविड आ गया तो वैक्सीन आ जाएगी। ये हम नहीं जानते कि वैक्सीन जो है वो एक जीवाणु से संघर्ष है। अगर हमें सरवाइव करना है तो उस जीवाणु को भी सरवाइव करना है। तो वो जीवाणु तो अपने अनेक अनेक रूपों में आएगा। अभी तो हमने शुरू किया है देखना नए नए स्ट्रेन्स और वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स। अभी क्या आने को बाकी है हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। या जो अभी हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा आ गई हिमालय में, जी जी जी। अब हम उसको प्राकृतिक मानते रहे। तो गांधी तो इन दो कारणों से, कि प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध बन गया है, जो आक्रामकता हमारे अंदर आ गई है, और जो स्वार्थपरता हमारे अंदर आ गई है प्रकृति को लेकर, और जिस तरह हिंसा बढ़ रही है, उसमें दुनिया भर के सोचने समझने वाले लोगों का ध्यान अब गांधी की ओर उत्तरोत्तर आकर्षित हो रहा है। बिल्कुल। एक टिप्पणी और उसी में एक सवाल है, और वो अलग तरह की बात है जिससे मैं लेना जरूरी समझ रहा हूँ। प्रफुल्ल अवस्थी जी ने ये टिप्पणी की है और सवाल भी उसी के साथ उन्होंने पूछा है, और वो ये कि पहले टिप्पणी पढ़ देता हूँ। सुधीर जी संगीत मर्मज्ञ भी हैं,
अभी रजा पुस्तक माला के तहत आई पुस्तक सुर संसार में आपकी लंबी बातचीत प्रकाशित हुई है। आपने उसमें तफसील से जिक्र किया है कि किस तरह से एक बहुत छोटी सी जगह, उनके बचपन के शहर मैनपुरी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को सुनने गुनने की संस्कृति थी। जानकर अचरज होता है। आजकल ऐसे शहरों से शास्त्रीय संगीत के गायब होने की क्या वजह रही है? तो टिप्पणी भी है और अंत में सवाल भी है। भाई, छोटे शहरों में भी वही वजह है जो बड़े शहरों में। अब हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हमें शास्त्रीय संगीत के लिए समय ही नहीं। बॉलीवुड इतना हावी हो गया है हमारे ऊपर, और बॉलीवुड पर वेस्टर्न म्यूजिक इतनी हावी हो गई है। और वेस्टर्न म्यूजिक जब मैं कह रहा हूं तो वो भी क्लासिकल म्यूजिक नहीं, तरह तरह की जो। तो जिस तरह का हमारा जीवन हो गया है उसमें ये गुंजाइश ही अब नहीं बची। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं, और ये सारी बातें उस पुस्तक में हैं, सुर संसार में। जी जी। कि पहले जो संगीत आयोजन होते थे वो रात रात भर चलते थे। भाई, आप अपना 7-8 बजे गए और 5-6 बजे दूसरे दिन लौटे और फिर शाम को पहुंच लिए। और 3 दिन से कम का तो कोई संगीत आयोजन होता ही नहीं था, कभी कभी 7-7 दिन के होते थे। अब एक तरफ तो वो आयोजन, भाई उस्ताद विलायत खां का एक बागेश्वरी मैंने 3 घंटे खुद सुना है सर शंकर लाल समारोह में। आज पूरी अवधि एक शाम के प्रोग्राम की 3 घंटा होती है सर शंकर लाल समारोह में। मुझको खबर मिली कि उस्ताद इमरत खां बजाने आ रहे हैं। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि यार, इमरत आ रहे हैं, सालों बाद उनको सुनने का मौका मिलेगा, ये तो जरूर जाएंगे। तो कहा कि पहले वाला भी सुन लेना। मैं क्या पहले क्या सुनेंगे, वो घंटे भर में 3 राग गाएंगे। और मुझे इससे शिकायत नहीं है कि घंटे भर में 3 राग। भाई, 3.5 मिनट के 78 आरपीएम होते थे। फैयाज खां के 78 आरपीएम सुनो तो दंग रह जाएगा आदमी। तो बात ये नहीं है कि, लेकिन शास्त्रीय गायन का, सॉरी, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हो रहा है तो वो तो फिर इसीलिए है ना कि विस्तार से सुना जाए, धीरज से सुना जाए। तो खैर, हम लोग अपना हिसाब लगा के कि 9 बजे से पहले तो आने से रहे इमरत। 8:30 बजे पहुंच लिए। तो वहां एक गायक गा रहे थे। तो मैंने, जब उनका वो राग पूरा हुआ तो मैंने बगल वाले से पूछा कि भाई ये कब से गा रहे हैं? तो उनका 40 मिनट से। उनका ये कौन से कितने? बोले ये तीसरा राग है। इमरत आए 9 बजे, अंदाज सही बैठ गया। 1.5 घंटे में इमरत की भी छुट्टी। अरे भैया, 1.5 घंटा तो इमरत अलाप करने वाले हैं। तो भैया, पहले खुली में आयोजन होते थे। सर शंकर लाल बहुत बड़ा पंडाल लगता था, उसके नीचे होता था। फिर चलो हॉलों में आ गया, लेकिन हॉलों में भी ये नहीं था। अब आज तो ये है कि कमानी ऑडिटोरियम इतने बजे बंद हो जाना है। तो अब जो जीवन प्रणाली आज ऐसी हो गई है जिसमें गुंजाइश ही नहीं है। अब अगर गुंजाइश है तो ये
कि विनोद कपूर जैसे लोग जो बैठक का आयोजन कर देते हैं, और आपको अगर खबर है उनके आयोजन की तो जाके बैठिए, और बैठक होती है बाकायदा, आप बैठे हुए हैं। और कपूर साहब के यहाँ तो ये होता है कि वो जब किसी कलाकार को बुलाते हैं तो कहते हैं कि देखिए लंबा कार्यक्रम चलेगा, 6-7 घंटे तो जरूर चलेगा, पर चलते चलते तो नहीं, अभी और सवाल भी हो सकते हैं। वो पंडित छन्नूलाल मिश्र का एक बड़ा सुंदर किस्सा, रोचक किस्सा सुनाते हैं कपूर साहब। जरूर जरूर जरूर। पंडित छन्नूलाल मिश्र से कहा तो उनका, कपूर साहब हम आएंगे तो जरूर, लेकिन हम ख्याल गाएंगे, हमसे लोग ठुमरी गवाते हैं, हम तो असल में ख्याल गायक हैं। तो उनका, ये तो मैं ही आपसे कहने जा रहा था कि ख्याल गाना पड़ेगा। तो कपूर साहब बताते हैं कि मिश्र जी का जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, और कपूर साहब अपने ही घर के बगल में अपने गेस्ट रूम में रखते हैं कलाकारों को, तो वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोगों को विदा करके पंडित जी के पास पहुंचे कि पूछ लें कुछ जरूरत हो तो देखा कि पंडित जी लेटे हुए हैं और एक चेले से अपना बदन तपा रहे हैं। वो इतने पस्त हो गए थे, तो पंडित छन्नूलाल मिश्र तक को भारी पड़ गई विनोद कपूर की बैठक। और मैं तो भैया पल्लव बता रहा हूं, जब से संगीत सुनना शुरू किया ऐसे ही सुनना शुरू किया, तो जो मैनपुरी हो या फतेहपुर हो या इलाहाबाद हो या दिल्ली हो, सब जगह स्थिति एक सी है। भाग्य से दक्षिण अभी एक हद तक इससे अछूता बचा है, जहां वो अपनी पुरानी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और संभव है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूं तो मैं बता नहीं सकता कि ये बात कितनी सही होगी। संभव है कि पूना में बचा हो और जालंधर में बचा हो, बाकी जगह तो ये सब समाप्त हो गया है। कारण मोटा मोटी कहें तो हम आज का जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी में जोड़ देता हूँ दो बातें। गति से जितना आक्रांत हमारा समय है, उतना कभी नहीं मानव इतिहास में ऐसा गति से आक्रांत समाज कभी नहीं रहा होगा। सबको गति चाहिए। और दूसरा, एक अच्छी बात भी मैं इसमें मैं जोड़ दूं आपकी बात में। स्पीक मैके जैसी संस्थाओं ने, भले ही वो उस तरह से जैसा आप सुनने के अभ्यस्त रहे हैं वैसा बड़ा काम वो न कर पाए, लेकिन उन्होंने एक अद्भुत काम ये तो किया ही है कि चित्तौड़, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ शास्त्रीय संगीत गाने बजाने का कोई चलन नहीं है, कोई रवायत नहीं है, ऐसे शहर में भी उन्होंने एनसी सत्यनारायण से लगाकर बिरजू महाराज तक के कार्यक्रमों को वहां करवाया है। तो उन्होंने एक, कम से कम ये तो कह सकते हैं हम कि हमारे जैसी और हमारे बाद वाली जो नई पीढ़ी है उसको परिचित करवाने का काम तो किया है। अब उसमें रस लेने की योग्यता अगर हम अपने अंदर न पैदा कर पाए तो ये शास्त्रीय संगीत का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। मैं तो यही मानता हूँ। देखो पल्लव, ये जो तुमने स्पीक मैके की बात की, ये स्पीक मैके जब शुरू हुआ, मैं तो तब से इसको फॉलो कर रहा था। और 1977 से हाँ, और स्पीक मैके पढ़े काम पढ़े कर रहा है। भाई, तुम तो हिंदू में पढ़ाते हो ना, जी तुम्हारा जी ठीक जी था जी। सेंट स्टीवेंस में। गंगूबाई स्पीक मैके के प्रोग्राम के लिए आई थी। वो एक क्लासरूम उस दिन म्यूजिक रूम बन गया, और क्या गायन उस दिन गंगूबाई हंगल का हुआ। तो स्पीक मैके ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन स्पीक मैके के काम को आगे बढ़ाने के लिए और संस्थाएं भी तो जरूरी हैं। जी जी जी। वो संभव ही नहीं है।
फिलहाल इतना ही इस प्रश्न को लेके। जी जी जी। मैं समझ रहा हूँ समय की सीमा है, लेकिन हितेंद्र पटेल जी का एक सवाल है, वो लेके हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। वो हितेंद्र पटेल जी का सवाल मुझे जरूरी लगता है, उन्होंने टिप्पणी भी की और सवाल भी किया है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। हितेंद्र पटेल जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, इतिहास में तथ्य की तुलना में कैसे हम अतीत को देखें, पर आपका ज्यादा जोर देना अच्छा लगा। मतलब 1 मिनट फिर से पढ़ना, फिर से जी पढ़ना। जी 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 जी। इतिहास में तथ्य की तुलना में कैसे हम अतीत को देखें, पर आपका ज्यादा जोर देना अच्छा लगा। लेकिन एक प्रश्न यह है कि एक खास तरह के इतिहास के द्वारा जो अन्याय किया गया उसकी चर्चा कैसे हो। इतिहास वह नहीं है जैसा पढ़ाया गया है। गांधी का विरोध सैद्धांतिक भी था या सैद्धांतिक भी है, और जो विरोध कर रहे थे उनमें भी देशभक्त लोग थे। इस विरोध का इतिहास लिखा जाना चाहिए। अगर लिखा जाएगा तो यह कहकर कि गांधी ईसा या बुद्ध की तरह के थे। क्या हमें राजनीतिक इतिहास लिखते हुए गांधी की सीमाओं पर किस तरह विचार करना चाहिए? उनकी महानता असंदिग्ध है, लेकिन देश बटा। गांधी के राजनीतिक विचारों की सीमा थी, यह कहा ही जाना चाहिए। और इसी में उन्होंने पूरक एक और बात कह दी है, वो भी मैं जोड़ दूं। गांधी की महानता और सदिच्छा को प्रणाम करते हुए यह कहना जरूरी है कि भारतीय एलिट ने उनका इस्तेमाल किया। इस राजनीतिक इतिहास इस राजनीतिक इतिहास को कहा ही जाना चाहिए। मूर्तियां टूटे, जरूरी है। मैं इनकी हर बात से सहमत हूं, जी किसी भी बात से मेरी असहमति नहीं है, लेकिन इन बातों को कैसे कहा जाएगा। मसलन यहां इस टिप्पणी में एक जिक्र आता है, देश का विभाजन हुआ, तो मैं सवाल ये उठाऊंगा कि देश का विभाजन हुआ गांधी के कारण या गांधी के बावजूद। तो हितेंद्र बताया ना, जी जी, हितेंद्र पटेल। ये जरा हितेंद्र पटेल से हम कनेक्ट नहीं कर सकते ना। हाँ, मैं ये अभी शिमला वाली जो हाँ, संस्था है ना, उसमें फेलो हैं और इतिहास। मैंने इसीलिए पूछा। तो देखो भैया हितेंद्र, तुम तो जानते हो कि मेरी इन मामलों में किसी में भी तुमसे असहमति नहीं है। जरूर लिखा जाना चाहिए, और तुम तो खुद भी लिख रहे हो एक तरह से। जो तुम्हारा आजकल उपन्यासों पर काम चल रहा है हितेंद्र, वो तो थोड़ा बहुत इसी दिशा में ले भी जा रहा है तुमको। मसलन गुरुदत्त के उपन्यासों पर जब तुम लिखोगे तो गांधी का विरोध तो आएगा ही आएगा। तो जो जिस तरह का काम हो रहा है और जो तुम कर रहे हो और गंभीर काम कर रहे हो हितेंद्र, तो मैं तो उसके पक्ष में हूं। मैं जब तुम्हारा काम आएगा या तुम्हारे जैसे लोगों का काम आएगा, तो मैं तो केवल इतना देखना चाहूंगा कि गांधी के प्रति न्याय हुआ है या नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने विभाजन वाली बात इस वक्त उठाई है। इस देश में न जाने कितने लोग ये मानते हैं कि गांधी जिम्मेदार थे। अरे भाई, ले दे के सारे देश में एक आदमी है, मैं मौलाना आजाद को भी। तो जब मैं एक कह रहा हूं तो बिल्कुल गिनती का कोई एक नहीं है, लेकिन जिस तरह गांधी ने विरोध किया और मानने के बाद भी, विभाजन मानने के बाद भी
उनकी सारी कोशिश ये रही कि बौद्धिक विभाजन तो हो गया है, लेकिन अब दिलों का बंटवारा जहां तक मुमकिन हो रोका जाए या कम किया जाए। तो ये सब हितेन तुम भी करो, दूसरों से भी करवाओ, लेकिन जो अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो उस अपेक्षा पर तुम्हें खुद भी खरे उतरना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं कि तुम सुधीर के कहने पर नहीं, बल्कि अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा के कहने पर ऐसा करोगे। जी। समय की सीमा मैं समझ रहा हूँ, आपका इशारा भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बातचीत खत्म करने से पहले आपसे ये आग्रह करूंगा कि जो सवाल न भी आए हों इसमें, लेकिन अगर ऐसी कोई बात जो अपने पाठकों से सीधे कहना चाहते हैं, हमें कुछ मैं जानता हूँ संदेश कहना आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी बात सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, ज़रूर कहें, फिर हम इसे खत्म करेंगे। देखो पल्लव, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि संदेश तो, और मैं, एक तो ये कि मैं होता कौन हूं संदेश देने वाला, और दूसरा ये कि संदेश की चिंता किसको है। तो मैं बस इतना कहूंगा, और अच्छा हुआ कि हितेंद्र ने ये सवाल पूछ लिया। मैं चाहता कि इसकी बहुत विस्तार से चर्चा हो पाती, जो कि संभव नहीं है। तो एक या दो बात मैं कहना चाहूंगा, और वो गांधी के ही सहारे कहूंगा। मुझे तुम 5 मिनट दे सकते हो? 5 मिनट। जी, जी, जी। अरे! ज़रूर, ज़रूर सर। देखो पल्लव, मैंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। गांधी के आश्रम में वर्धा में एक विदेशी महिला पत्रकार ठहरी हुई थी। शाम को वो कहीं गई थी, जब लौट के आई तो उनको लगा कि अब अंधेरा हो रहा है, तो जल्दी से मैं अपने कमरे तक पहुंच जाऊं। और जल्दी के लिए उनको एक शॉर्टकट समझ में आया, और वो था गांधी की कुटिया। अब गांधी की कुटिया कहलाती थी, वो है दरअसल एक कमरा, एक चबूतरे पे बना हुआ है, और आप चबूतरे की किसी भी दिशा से चढ़ के और कमरे के बीच से दूसरी ओर निकल सकते हैं। तो ये तेजी से सीढ़ियां चढ़ी, और गांधी के कमरे में कदम रखा ही था कि इनको लगा कि गांधी तो सो गए हैं। तो वो परेशान हो गई और पशोपेश में कि लौट जाएं और सीधे रास्ते से पहुंचे, या दबे पांव कमरे से ही निकल जाएं ताकि गांधी की नींद में खलल न पड़े। तो वो दबे पांव जाने लगी गांधी के कमरे से। गांधी सो नहीं रहे थे, तो उनका व्हाट आर यू अप टू? तो इसने कहा, ओ यू आर नॉट अस्लीप। तो उसने बताया कि ये हुआ था, एंड व्हेन आई रियलाइज दैट यू वर asleep, I decided to tiptoe through your room. ये दबे पांव, tiptoe through your room. तो गांधी तो खासे चुलबुले आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि दैट इज फाइन,
But when you write about me, make sure you do not tiptoe to my memory. मुझे दबे पांव याद मत करना, खुल के जो कहना है, जो सोचना है। तो इसका मैंने जिक्र किया है। और इस जिक्र का तकाजा ये है, और सच बात ये है कि मान लो मैंने ये न भी पढ़ा होता गांधी का कि नेवर टिपटू टू माय मेमोरी, तो भी जो आदमी सत्य का उपासक था, आप उसको आप उस अपने को उसका भक्त मानते हैं, तो आपकी पहली भक्ति किस तरफ जाएगी? उसकी तरफ या सत्य की तरफ? अगर आप उसके सच्चे भक्त। न जाने कितनी चीजें हैं गांधी की जिनकी मैं आलोचना कर सकता हूं, लेकिन उससे गांधी छोटे तो नहीं हो जाएंगे, और उससे गांधी का महत्व और उनकी प्रासंगिकता नहीं समाप्त हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबका आज ये दायित्व है, गांधी के शब्दों में कह रहा हूं, हर कोई अपने को देखे, बस। बिल्कुल। आखिर में मैं सुधीर चंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं, सारे श्रोताओं का, सारे पाठकों का, सारे दर्शकों का, जिन्होंने सवाल पूछे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लगातार देखा, सुना, उन सबका आभार। और ये आग्रह भी करना चाहता हूं कि राजपाल एंड सन्स के लगभग 1 साल से चल रहे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरे लेखक मेरे सवाल, जिसमें हर इतवार की शाम 6 बजे हिंदी के और भारतीय भाषाओं के किसी एक लेखक से मुलाकात की जाती है। इस कार्यक्रम से आप सब लोग जुड़े रहें, और अच्छा ये रहे कि आप अपने सवाल पहले भेज दें, ताकि बातचीत करने में, सवाल पूछने में हमको आसानी रहे। और आखिर में ये भी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम अपने लेखकों, अपने पसंदीदा लेखकों के प्रति और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करें, और सार्थक संवाद हम उनसे कर सकें। हम उनके लेखन के और उनके काम के करीब जा सकें। मुझे लगता है कि इसकी भी आज बहुत ज़रूरत है। जैसा कि अभी-अभी प्रोफ़ेसर सुधीर चंद्र जी ने कहा, जो गांधी के संदर्भ से उन्होंने जो बात कही, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्तर पर जो भी इस तरह का कुछ कर सकें, हमें करना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्रोफ़ेसर सुधीर चंद्र साहब का विशेष रूप से आभार, जिन्होंने अपने कीमती समय में से इतना समय हमारे लिए दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तुम्हारा भी आभार पल्लव।